और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित हैं, क्योंकि राज्य में चुनाव परिणामों को लेकर जैसे कयास लगाए जा रहे थे, उसके बीच एनडीए के पक्ष में जो रिजल्ट आया उससे बीजेपी गदगद है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल आज नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचकर उत्साह बढ़ाया। गौरतलब है कि बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन कयासों से कहीं ज्यादा अच्छा रहा और एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 74 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने जबकि महज 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं जेडीयू को 43 सीटें मिली। एनडीए 125 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन 110 सीटों पर सिमट कर रह गया। बिहार की जीत का जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर बिहार में एनडीए की सरकार बनने की खुशी है और आज हमारे बीच में अभी बिहार के पिछले 6 वर्षों में से संगठन के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने पूरे समय चुनाव में रहकर मेहनत की और सब कार्यकर्ताओं के साथ पूरा समय देकर वहां आज जीत। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फीका प्रदर्शन तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को महंगा पड़ा है और यही वजह रही कि आरजेडी बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने के बाद भी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी। इस पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। अफसोस की बात है, हमारा छोटा भाई 31 साल का बच्चा इतना मेहनत किया, एक व्यक्ति के चलते आज हमारी सरकार नहीं बनी। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा विशेष एंड विम्स के अगेंस्ट जो मन में आया उन्होंने वो किया, जिसको मन में आया उसको टिकट दे दिया। कोई लॉजिक नहीं, कोई सर्वे का कोई मतलब नहीं बना। आज 70 सीट लेने के बाद हम भाई 19 सीट जीतते हैं। मिथिलांचल से आप आते हैं साहब, 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं मिथिलांचल की आप। 0 बट्टा सन्नाटा। आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कहीं तो सुई आखिर आएगी ना एक जगह। तो आपको हम हाईकमांड से मांग करते हैं, सोनिया जी से मांग करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मैडम इंटरवीन करिए, कांग्रेसियों को बचाइए, कांग्रेस पार्टी को बचाइए। यहां पर ये जो 4-5 लोग जो यहाँ पे आश्रम में बैठ के पार्टी चलाते हैं ना, इनसे बचाइए हम लोगों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए कि आपकी गलती है तो गलती है। इनको तो खुद इस्तीफा देना चाहिए था, कम से कम ऑफर करना चाहिए था, देते नहीं, ऑफर करना चाहिए। आप अध्यक्ष हैं महाराज, 70 सीट आपको आरजेडी देती है, 19 सीट आप जीत के आते हैं। लेफ्ट आपसे ज्यादा अच्छा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी दलों में मंथन जारी है। जहां सरकार ने बाहर रहने वाले राजद बैठक कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव परिणाम पर प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन बिहार में अधिकारियों ने सत्ता दल के इशारे पर जनमत का अपहरण कर लिया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मतगणना के दिन हुई हेराफेरी को बिहार की जनता समझ चुकी है और भविष्य में इसका जवाब जनता देगी। सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि जहां जीत हार का अंतर कम था, वहां महागठबंधन के उम्मीदवारों को हरा दिया गया। पार्टी नेता की अगर माने तो मतगणना के दिन बिहार में जनमत की चोरी की गई। जिस तरह से रुझान आ रहा था सभी लोग जानते थे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन 3 बजे के बाद सरकारी तंत्र द्वारा मुख्यमंत्री आवास से जिस तरह से एक्ट किया गया, उससे कम से कम मेरा 200 जो उम्मीदवार विभिन्न दल के महागठबंधन के थे उन्हें हराने का। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुका है। सीतामढ़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी
डॉक्टर मिथिलेश कुमार जीते हैं। मिथिलेश कुमार को कुल 90,236 वोट प्राप्त हुए। वहीं आरजेडी के सुनील कुमार को कुल 78,761 वोट प्राप्त हुए। डॉक्टर मिथिलेश कुमार कुल 11,475 वोट से जीते हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मिथिलेश कुमार का स्वागत किया और जीत का जश्न मनाया। आगे क्या है आपकी योजना? एक तो है कि मेरे जीत का सेहरा मुझ पे नहीं बन रहा है, मेरे जीत का सेहरा यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सर पे बन रहा है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता और 18,000 के अंतर को पाट के 12,000 से जीता, ये कम से कम मेरी क्षमता तो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वास्तविक क्षमता है। बिहार चुनाव में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के प्रभारी राजकुमार शर्मा ने यह बताया कि बड़े नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और टिकट बांटने में हेरफेर किया, जिससे कांग्रेस की यह हालत हो गई। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार में नई टीम दी जाए। विगत बिहार कांग्रेस में जो टिकट की दलाली हुई है, अखिलेश प्रसाद सिंह चुनाव अभियान के चेयरमैन, मदन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, सदानंद सिंह सीएलपी लीडर, प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, अजय कपूर, वीरेंद्र राठौर समेत दर्जनों दलालों ने बिहार कांग्रेस के 170 सीटों को बेचने का काम किया है। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करने का काम किया। बिहार विधानसभा में जीत के बाद एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर लगातार जारी है। बुधवार को आपको बता दें, बांकीपुर विधायक नितिन नवीन अपने समर्थकों के साथ वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जीत की सभी को बधाई दी। लेकिन जीत के इस जश्न में कहीं न कहीं नेताजी और कार्यकर्ता भूल बैठे कि अभी कोरोना कम नहीं हुआ है। बिहार में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की खुशी में मसूरी विधायक गणेश जोशी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी के गांधी चौक पर मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और खुशी जाहिर की। और इस मौके पर विधायक जोशी के साथ सभी भाजपा कार्यकर्ता गांधी चौक पर ढोल की थाप पर खूब झूमे। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। विधायक जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जितने चुनाव हुए उन पर भाजपा ने जीत हासिल की और आज बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां बिहार के अंदर जहां एग्जैक्ट पोल सारे फेल हो गए, सारे सर्वे फेल हो गए, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दोबारा आएगी, लेकिन सारे मिथक तोड़ते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनी है। उपचुनावों में चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से उन सीटों को जीता है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस, देश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की उत्तराखंड की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है।
और आज कार्यकर्ताओं के अंदर जो ऊर्जा भरी है, 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी और प्रदेश का विकास होगा। वहीं बिहार के बेगूसराय से नवनिर्वाचित विधायक कुंदन सिंह ने जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी जीत जो है वो जनता की जीत है। एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कुंदन सिंह ने कहा कि मतगणना के शुरुआती दौर से उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी जीत होगी। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चुनाव के समय पार्टी में कुछ आरोप प्रत्यारोप और गतिरोध चलते रहते हैं, लेकिन बाद में वे सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व में पहले ही नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, इसीलिए अभी भी नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि मैं जनता जनार्दन के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो एक बेटे के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मुझे अपनी जिम्मेदारी का बोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके सुख के समय में मैं आपके साथ ना खड़ा रहूँ, आपके दुख के घड़ी में मैं निश्चित रूप से आपके साथ रहूँगा। देखिए, वहीं पश्चिमी ओडिशा के मोलंगीर जिले में बुधवार सुबह एक ही परिवार के 6 सदस्य मृत पाए गए। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं और ये शहद बेचने का काम करते थे। पुलिस को आशंका है कि सभी लोगों की हत्या की गई। इसके पीछे की वजह यह है कि पुलिस को घटना स्थल से कुल्हाड़ी भी मिली है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बलांगीर जिला पुलिस अधीक्षक मणकर संदीप संपत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी साइंटिफिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल को शुरू कर दिया। शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि ये हत्या का मामला है। मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने इस संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं चंडीगढ़ में हायर पावर परचेज कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हर बार वोटों के ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलता है। पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस बार ज्यादा वोट मिले हैं। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को मिली शिकस्त पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार कर भी चुनाव जीती है। बड़ौदा में अब तक किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को अपने 6,000 वोटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस के मार्जिन घटने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं। लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं। इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूँ। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा के सभी सब्जी मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाई जाएगी ताकि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करवाने में आसानी हो सके, तो साथ ही यहां से खाद्य की मात्रा की जानकारी मिल सकेगी। तो साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि गलघोंट जैसी बीमारियों से हरियाणा अब मुक्त हो चुका है। 50 लाख पशुओं का वैक्सीन करवाया जा चुका है और आगे भी 15 नवंबर से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। कृषि से संबंधित एक तो सॉइल है,
हेल्थ कार्ड जो बनते हैं उसके लिए सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के इक्विपमेंट खरीदने थे। इससे जो है हरियाणा की सभी मंडियों में हम सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को सुविधा मिलेगी अपनी मिट्टी टेस्ट कराने की, अपनी पानी टेस्ट करने की, और खाद की, पेस्टिसाइड की सही मात्रा में वो डालेंगे। सर हर जिले में खरीदे जाएंगे? हर मंडी के अंदर। और जो पशुओं के अंदर बीमारी हो। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी के जेजेपी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चौटाला दीपावली की शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं को देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि मैं किए कामों की सजा भुगत रहा हूं और कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को हमें मानना होगा। 75% युवाओं को नौकरी में आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा और रोजगार मिलेगा। जेजेपी के घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की गई उन्हें पूरा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, दिवाली का त्यौहार है, उसके लिए शुभकामनाएं देने मिलने के लिए पिक्चर है। ओवरलोडिंग ट्रक का रास्ता है, रहो कितना ही करते रहो। मैं तो खुद इस बात की सजा भुगत रहा हूँ। जो चीज़ें कोर्ट ने की है उनको पता है कि सरकार इसके लेवल पे कुछ नहीं कर सकती, उसके बावजूद अगर कोई धरना प्रदर्शन। पंजाब के पटियाला के बिजली बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल कर्मचारियों की तरफ से अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी ने बताया कि हमारी तरफ से काफी लंबे समय से बिजली बोर्ड के बाहर धरने लगाए जा रहे हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो बड़े स्तर पर धरना दिया जाएगा। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੌਨ ਗੈਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ, ਸਨਿਓਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ वहीं पंजाब में जहां किसान रेलवे स्टेशन के बाहर और भाजपा नेताओं के घर का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच 13 नवंबर को किसानों की केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग होने जा रही है, जिस पर भारतीय किसान यूनियन ग्राह के पंजाब अध्यक्ष
जोगिंदर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब के साथ नफरत वाला रवैया अपना रहा है, तो साथ ही कहा कि हम इस कानून को रद्द करने पर ही बात करेंगे। देखो, केंद्र ने मीटिंग तो सद ली, वो चिट्ठी सानू भी मिल गई, रात फोन ते भी गल हो गई, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆੜਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ सच्चाई है। मैं दीपावली के पूर्व छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के केल्हारी को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औपचारिक शुभारंभ करते हुए भरतपुर सोनहत विधानसभा के केल्हारी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है। इससे वनांचल क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। शुभारंभ अवसर पर केल्हारी में एक कार्यक्रम का आयोजन कर तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया गया। विधायक गुलाब कमरो और कलेक्टर एसएन राठौड़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। क्षेत्र की बड़ी खुशी की बात है कि आज केल्हारी जहाँ पर इतने काफ़ी पंचायत है, बड़ा एरिया है, मनेन्द्रगढ़ से काफ़ी दूर है, ये तहसील अस्तित्व में आया है, तो यहाँ पर जल्दी सेटअप सेंक्शन होकर उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं तहसील कार्यालय का वो सब यहाँ पर जल्दी बस। वहीं कोरोना वायरस के कारण फरीदकोट पंजाब के सरकारी एचएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 अध्यापक और वर्कशॉप अटेंडेंस की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोरोना संबंधी दी गई हिदायतों के चलते स्कूलों को खुलने की परमिशन दी गई थी, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल स्कूल बंद है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने पंजाब अचीवमेंट सर्वे के आखिरी पड़ाव का काम शुरू कर दिया है, जिसे लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस सर्वे का आयोजन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों के सीखने के नतीजों का मूल्यांकन करवाने के लिए किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थियों का सर्वे 11 नवंबर को शुरू हुआ और प्राइमरी कक्षाओं का सर्वे 17 नवंबर तक चलेगा। हाई स्कूल के विद्यार्थियों का सर्वे 20 नवंबर और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों का सर्वे 24 नवंबर को खत्म होगा। प्री प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों का सर्वेक्षण 18 नवंबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां पर अवैध खनन की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। आपको बता दें कि 15 दिन पूर्व भी मवाना थाना क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर तहसील प्रशासन की टीम ने खनन माफियाओं की सूचना पर छापा मारा था, जहां टीम के साथ बदसलूकी और वह गाली गलौज की गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। और इसके बाद भी खनन माफिया अपनी हरकतों से गुरेज नहीं कर रहे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते गुपचुप तरीके से खनन माफिया लगातार बिना अनुमति के खुलकर
धरती का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्राइवेट नर्सिंग होम पर गलत इलाज करने और ऑपरेशन के नाम पर 77,000 रुपए वसूलने के आरोप लगाए गए। पीड़ित का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद भी तकलीफ बरकरार रहने पर पुनः जांच कराने पर डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन के दौरान सही से ऑपरेशन न करने का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली देहात पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। आरोपी डॉक्टर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। थाना कोतवाली देहात में सलाउद्दीन निवासी एक डगवा गिलौला श्रावस्ती ने अपने को डॉक्टर गयास अहमद को पथरी के इलाज हेतु दिखाया। ऑपरेशन के बाद से पेट में हमेशा दर्द हो रहा था एवं 1.5 माह बाद पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। फलतः डॉक्टर गयास अहमद द्वारा इलाज ठीक से न करने की शिकायत पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। विवेचना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एकमात्र सपा विधायक हरिओम यादव ने पार्टी संगठन पर कड़ा कटाक्ष किया। प्रत्याशी ने पूरा हार का ठीकरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संगठन पर फोड़ा, तो वहीं इस कमी को पूरा करते हुए हरिओम यादव ने तो आग में घी डालने का कार्य किया। हरिओम यादव ने अपने चुनाव के बाद पूर्व सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव को भी घसीटा। जिले में सपा कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान को ही पार्टी दुर्दशा का जिम्मेदार मान रहे हैं। इसलिए चुनाव मारा सिंह की हार थोड़ी है, ये समाजवादी पार्टी की हार है। समाजवादी पार्टी के यहाँ नेता है जो बनते उनकी हार है। मारा सिंह बेचारा तो प्रत्याशी था और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उसको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो अपनी दम पर, अकेली दम पर अपना चुनाव लड़ा और किसी पार्टी के किसी व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया, तो हम उसको बधाई देते हैं और नेताओं से कहते हैं कि अब भी सुधर जाए, अभी भी समय है, अब नहीं। उत्तराखंड सरकार की ओर से दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बोनस दिए जाने के आदेश पर कर्मचारियों ने खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। और इसी कड़ी में टिहरी के चंबा ब्लॉक कर्मचारियों ने इसके लिए खुशी जताई और उन्होंने इसे सराहनीय कदम बताया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बोनस की घोषणा की गई है, हम इससे जो है कर्मचारी जो हैं बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है और हम सरकार का इस निर्णय से बहुत बहुत आभार। उधर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सरस्वती नदी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल एक पीआईएल पर फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि ऋषिकेश को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, रेलवे रोड से त्रिवेणी घाट तक सरस्वती नदी के ऊपर सैकड़ों दुकानें अतिक्रमण कर बसी हुई है और कोर्ट ने इन दुकानों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन राजनीति दबाव के चलते अतिक्रमण नहीं हटा सका है और इसके कारण पौराणिक नदियों का अस्तित्व भी खतरे में आ चुका है। तो वहीं अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रशासन आखिर कब तक कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है और अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम देता है। मैं पिछले 14 वर्षों से ऋषिकेश को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ऋषिकेश में अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि पर कब्जे एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुके हैं, जिसके लिए मैं 2006 से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। 24 अगस्त 2018 को माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मेरी जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था कि सभी सरकारी भूमि, नाली, नाला एवं किसी भी प्रकार का जो भी अतिक्रमण या अवैध कब्जा सरकारी भूमि पर पाया जाता है उसको हटाया जाए। परंतु अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आज भी ऋषिकेश में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिएगा, घाट रोड पर, रेलवे रोड पर नगर पालिका की बिना अनुमति के लोगों ने नाले पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिनको नोटिस भी फरवरी माह में जारी हो चुके हैं, परंतु आज भी निगम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन
अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों को हटाने के लिए कोई भी प्रभावी। उत्तराखंड के टिहरी में जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय दिव्यांग समिति की बैठक हुई, जिसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांगजनों को प्रदत्त की जाने वाली पेंशन, हर बुधवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने, मानसिक रूप से दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर जिला अधिकारी ने समाज कल्याण विभाग कार्यालय और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के सुलभ आवागमन के लिए रैंप आदि की व्यवस्था के संबंध में असेसमेंट तैयार करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले के मारोकापा में भारत रत्न संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल ने शिरकत की, जहां पर सांस्कृतिक लोक कला मंच के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं क्षेत्र भर से आए बहुजन समाज के लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नंद कुमार बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। स्थापना में आए हो, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो और ये मोदी संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है तो वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। दीपावली के मद्देनजर बेमित्रा की महिलाओं ने 14,000 दिए बनाए हैं। उन्होंने बताया कि एक दिए को बनाने में 5 मिनट का समय लगता है। 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के आकर्षक दिए बनाए गए हैं। महिलाओं का कहना है कि लोगों द्वारा दिए भी पसंद किए जा रहे हैं। कब से बना का हिसाब से बेचत हो? मध्य प्रदेश के बालाघाट में जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ के अंतर्गत दुग्ध शीत केंद्र बालाघाट द्वारा प्रेमनगर बालाघाट में नियति जस सांची आउटलेट प्रारंभ किया गया। इस आउटलेट का शुभारंभ तहसीलदार रामबाबू देवांगन और दुग्ध शक्ति केंद्र के प्रबंधक माधुरी सोनकर ने फीता काटकर किया। दीपावली के शुभ अवसर पर शहरवासियों को सांची के शुद्ध दूध से निर्मित मिठाइयां और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति के लिए यह नवीन आउटलेट प्रारंभ किया गया है। बालाघाट शहर में पूर्व में बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी, जिसमें खाद्य पदार्थ विशेष मिठाइयाँ आदि दूध में मिलावटी पाई गई थी। और सांची एक शासन का ब्रांड है और जिसकी हर जगह लोगों में बहुत अच्छी समझ है। तो बालाघाट जिले में लगभग 9 से 10 स्थानों पर हम जगह चिन्हित करने जा रहे हैं, जहाँ पर सांची के पार्लर खोले जाएंगे, ताकि जो आम जनता है उसको प्योर दूध और दूध से बनी जो चीज़ें हैं वो। हरियाणा में फरीदाबाद के भगोला में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें युवक और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन कैंप फरीदाबाद पुलिस में तैनात एएसआई अमर सिंह की तरफ से आयोजित किया गया था और इस दौरान युवाओं में जोश देखने को मिला। ब्लड डोनेशन कैंप में महिला, बुजुर्ग और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, एएसआई अमर सिंह फरीदाबाद स्टेट क्राइम में तैनात हैं, जहां वो अपनी ड्यूटी कर अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो वहीं वे समाज सेवा के कार्यों में भी जुटे हैं। हम लोग दीपावली की तैयारी कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी जी। क्या नाम है आपका? अंकिता चौहान। अंकिता जी, और कौन सा काम है? बघौला। आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। हाँ जी क्या सर। कहना चाहेंगे आप महिलाओं के लिए? बस यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, अच्छा होता है और जो लोगों को ज़रूरत होती है ब्लड की, वहाँ पे हमारा ब्लड पहुँचता है, तो ब्लड डोनेशन से उनको फ़ायदा होता है जिनको ब्लड नहीं मिल पाता। तो इतना भी दर्द नहीं है कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हम,
लड़कियों को भी आगे करना चाहिए जब लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं। ब्लड की कोरोना काल में बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि जो हमारा गांव ब्लड डोनेशन कर रहा है वो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर मिले। तो युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जो युवाओं का हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत सहयोग रहा है, बहुत युवाओं ने बढ़ चढ़ के अपना ब्लड डोनेशन किया है, बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसे ऐसे युवा भी हैं जिनकी एज कम है लेकिन उन्होंने उत्साह देखते हुए। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में आगामी दीपावली पर्व को लेकर हिल स्टेशन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैलानियों का आवागमन रहेगा, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर भी प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। ऐसे में दीपावली पर्यटन सीजन पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों की आवश्यक बैठक उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के कारण थमे ट्रेनों के पहिए फिर से शुरू होने जा रहे हैं। राज्य में 7 महीने से ज्यादा समय के बाद बुधवार से उपनगरीय ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई। हालांकि इस नई शुरुआत पर सरकार कोरोना नियमों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है और यात्री भी नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत चलने वाली लोकल ट्रेन सेवाओं का आज तड़के से परिचालन शुरू हो गया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ये सेवाएं रोक दी गई थी। भले ही इन EMU ट्रेनों में अभी कोरोना काल से पहले की तरह भीड़ नहीं देखी गई, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि लोग कम खर्चीले यात्रा साधनों का उपयोग करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी पूरा दम घट गया। बस में इतना रास्ता ऑफिस जाने के लिए देर होता है। ट्रेन चालू हो गया तो बहुत अच्छा, मैं फ्रीली लाइफ अभी टाइमली ऑफिस पहुंच जाएगा, टाइमली घर पहुंच जाएगा, बहुत ही अच्छा हुआ। और फिजिकल डिस्टेंस और सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा, हम तो आज आया था, देखा जो बहुत अच्छा सब कुछ है, बहुत अच्छा मेंटेन है ट्रेन का। तो आपको गर्मी नहीं, हम तो प्रोटेक्शन में है ना। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से, जहां पर गौरीगंज कलेक्ट्रेट परिसर में न्याय के लिए धरने पर बैठी लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली युवती ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल पीड़िता को न्याय न मिलने पर मजबूरी में लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसमें गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है। और इस दौरान पीड़िता का कहना है कि जिला प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा, तो वहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की मांग कर रही है और प्रशासन न्याय न दिला पाने के बावजूद हमें परेशान कर रहा है। 17 जुलाई का जो आत्मदाह का मामला हुआ था लखनऊ विधानसभा के सामने, उसी बात को लेकर के इसके पहले भी हम एक धरने पर बैठे थे, जहां से मुझे जबरदस्ती बहाने से उठाया गया और उसके बाद सर उस बात का केवल आश्वासन दिया गया और उसके बाद सर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। सर ये जो घटना हुई है ऐसे ही जैसे आज हो रहा है, ऐसे ही सर पहले भी हमारी जिला प्रशासन नहीं सुनवाई करती थी, ऐसे हमें परेशान करती थी। इसी वजह से ऐसी घटनाएं हुई और आज हम प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से हमारे साथ अत्याचार कर रहा है। अगर ऐसे ही अत्याचार होता रहा तो हम इस प्रदेश में कैसे रह सकते हैं। ANB न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में तनातनी जारी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीम बदलने की मांग की है। चुनाव के नतीजे पर महागठबंधन की चिंता जो है वो बढ़ चुकी है। गुरुवार 11 बजे महागठबंधन के विधायकों की बैठक होनी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने महागठबंधन की जिस तरह से बातें सामने आ रही थी, उसमें उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ी कहें या भीतरघात, लेकिन पार्टी मात्र 27% उम्मीदवारों को ही जिता पाई। महागठबंधन के दूसरे सभी घटक दल जो हैं उन्होंने भी आधे से ज्यादा सीटें जीती। अगर कांग्रेस अपनी पुरानी जो सिटिंग सीटें हैं वो जीत लेती तो सीन कुछ अलग होता। और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीम बदलने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, महागठबंधन की ये मीटिंग जो है वो होने वाली है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीम बदलने की मांग की है और चुनाव के नतीजे पर महागठबंधन की जो चिंता है वो बढ़ चुकी है। गुरुवार 11 बजे महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक होनी है। मेरठ में सर्विलांस टीम ने मेडिकल थाना पुलिस के साथ मिलकर एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। टीम ने गिरोह के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 16,500 रुपए नगद, एक सफेद सेंट्रो कार, असम राइफल, खाली और लिखे हुए स्टाम्प पेपर, मोहरे और 10 बैंक खातों की पासबुक समेत चेकबुक को बरामद किया। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड योगेंद्र शर्मा है, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर BA, MA और B.Ed किए हुए बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर जाल में फंसाते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई को शुरू कर लिया है। ये आज 3 सदस्य पकड़े गए हैं अभी तक, और ये FCI, दिल्ली पुलिस, असम राइफल्स, इस तरह की सरकारी नौकरियों का झूठा ऑफर देके लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र देते थे और उनसे 3 से 6 लाख रुपए चूना लगाकर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा। हिमाचल के शिमला में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने नारकंडा से हाटू पीक तक रोपवे परियोजना स्वीकृत करने और इसे 40 साल की अवधि के लिए PPP मोड पर आवंटित करने का फैसला लिया। कोरोना को लेकर स्कूल, कॉलेज और कई संस्थानों को 11 से 25 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया गया। विशेष छुट्टियों के चलते ऑनलाइन पढ़ाई बंद रहेगी। अभी तक 87 छात्र और 215 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं कैबिनेट ने कई वाहनों पर लिया जा रहा टोकन टैक्स कम करने की मंजूरी दी है। 1 लाख तक की कीमत वाले बाइक, स्कूटर पर 6%, 1 लाख से ज्यादा की कीमत वाले बाइक और स्कूटर पर 7% टोकन टैक्स लिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद अभी खोले गए थे, जिसमें छूट दी गई थी विद्यार्थियों को स्कूल आने की, टीचर्स को बुलाया था, वो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITIs और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब को विशेष अवकाश 11 नवंबर से 25 नवंबर तक रहेगा। ये सभी शिक्षण संस्थान 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। ये निर्णय जो कोविड-19 की। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन के सर्विलांस SOG और सिरसा कलार थाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से 12 घंटे के अंदर महिला और उसके बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। जालौन पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को
गिरफ्तार करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। जी, ये थाना सिरसा कलार के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 7 तारीख में, जिसमें एक शख्स द्वारा बताया गया था कि उसकी पत्नी को किसी ने गायब कर दिया है और उसके एवज में 20 लाख रुपए की फिरौती का फ़ोन उस पर आया है। 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर रहा है। पत्नी थी और 2 बच्चे, जो एक की उम्र 1 साल, दूसरे बच्चे की उम्र 2 साल। जब पुलिस को इसकी सूचना हुई तो कई टीमें इसमें लगाई गई, क्षेत्राधिकारी, एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम, जो इसमें तत्काल लगे और उस लड़के के फ़ोन नंबर पे काम करते हुए, उसकी व्हाट्सएप फेसबुक आईडी पे काम करते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और जो फिरौती मांगने वाला था और उसके जो साथी थे उनको लखनऊ से एवं सीतापुर से गिरफ्तार किया गया और जो महिला थी जिसका अपहरण हुआ था और उसके 2 बच्चों को, उनको भी सीतापुर से पुलिस ने बरामद किया है। सर, अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास? नहीं, अभियुक्तों का अभी तक पुलिस को कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में सुबह गौ रक्षकों और गौ तस्करों में भिड़ंत हो गई। गौ सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करों का पीछा किया और इस बात के भनक लगते ही गौ तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गाड़ी का टायर फटने के कारण गौ तस्कर वहां से भाग निकले। गायों से भरी गाड़ी को छोड़कर गौ तस्करों को वहां से भागना पड़ा। सूचना मिलते पुलिस पार्टी भी मौके पर पहुंची और सभी गायों को गौशाला में पहुंचाया, जहां एक गाय की मौत हो गई। ये हम भी गश्त में थे अपनी पार्टी के साथ, हमारी पीसीआर भी गश्त में थी, पीसीआर भी गश्त में थी और जो ये गौ रक्षक वाले थे ये कहीं से इनको सूचना मिली थी मुखबर के द्वारा और ये गश्त में थे, वो भी अपने इलाके में कर रहे थे। उनने ये महिंद्रा पिकअप है जो इसकी सूचना मिली तो वो उनने पीछे गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगाने के बाद इतने में हमारे को भी सूचना मिल गई, फिर हम भी चले गए। तो ये भागते भागते इधर सेक्टर 62 होते हुए आशियाना के आसपास से होते हुए फिर ये डीलर चौक से इस तरफ जा रहे थे अपने जाट चौक की तरफ, तो इनने रास्ते में गाड़ी पकड़ ली। एक टायर फटने के कारण गाड़ी जल्दी काबू आ गई। गाय मिली है इसमें गाय थी, टोटल 7 गाय थी, जिसमें हमने अब गौशाला में उतारी तो एक गाय। देश भर में कृषि कानून का लगातार विरोध हो रहा है और इसे लेकर पंजाब के अमृतसर में किसान कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं किसानों के इस दीपावली को काली दिवाली के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। तैयारी चल रही है जिसमें दीपक, लक्ष्मी, गणेश, ओम, श्रींग, स्वास्तिक, हरियाणा के चरखी दादरी में अनाज मंडी में कपास खरीद न होने से भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक किसान अपनी कपास लेकर मंडी बेचने पहुंचे थे और इस दौरान मंडी परिसर में बोर्ड लगा मिला था जिसमें लिखा था 5 दिन के लिए कपास खरीद नहीं होगी, जिससे किसान आक्रोश में आ गए। गुस्साए किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राज्य सचिव रणबीर फौजी ने बताया कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। उन्होंने बताया कि 6 तारीख को टोकन दिए गए और फसल बेचने के लिए उनका नंबर था, लेकिन मंडी गेट पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कपास खरीद बंद है और इस दौरान उन्होंने कहा प्रशासन इस और ध्यान दे और किसानों की फसल खरीदी जाए। जो किसान 6 तारीख को जिनको टोकन दिए गए थे वो टोकन उन्होंने बोला पहले 6 तारीख की बजाय 11 तारीख को लाना। 11 तारीख को जो लेके आए उनको अभी आज इन्होंने बोर्ड लगा दिया, अभी आज से कपास की जो खरीद है वो 5 दिन के लिए बंद कर दी गई। तो हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो ये सरकार लुका छिपी का जो किसान के साथ खेल खेल रही है, ये बड़ौदा चुनाव से जिनको पता लग गया अब क्या होने वाला है। किसान के ऊपर दोहरी मार हो रही है, ये गूंगी और बहरी सरकार है और यहाँ का जो सीसीआई और जो मार्केट कमेटी के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी मिलीभगत से किसान का शोषण हो रहा है। टोकन था उस दिन आने के बाद ये 11 तारीख दी और 11 को आने के बाद आज फिर बंद बताया गया है। इसका किराया कौन देगा ट्रैक्टर का? मजदूरी कौन देगा? मैं कपास लेके आया था सर। क्या मैंने हर एक किसान को फोन किया, जबकि मेरे पास कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। किराए का ट्रैक्टर लेके आया हूँ 40 किलोमीटर दूर से। सीसीआई ने लिखित में 16 तक बंद करने के आदेश कर दिए
उसकी कॉपी हमारे को दी हुई है और सेक्रेटरी महोदय ने उसके बारे में पब्लिसिटी अखबार के माध्यम से कर दी प्रत्येक किसान को फोन किया और किसानों को भी फोन कर दिया था, जिनका नंबर था उनको फोन भी कर दिया था। उसके बाद में भी ये तो क्या नाम है, जबरदस्ती है ना। अगर किसान लेना सीसीआई ने है, सीसीआई जब ऊपर आदेश कर चुका है कि हम नहीं लेंगे तो उसके बाद नहीं लेंगे, बात खत्म हो। दिवाली का मौसम है, आगे को पटाखा गिर जाए, माल को एक्सेस है, कल पटाखा गिर आ जाए, कुछ भाग हो जाए तो आदमी बहुत नुकसान हो जाएगा सर जनता को, सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में मोटगला मंडी में किसानों की धान कम रेट पर खरीदने की शिकायतें पहुंच रही थी, जिसके बाद गरोठा विधायक जवाहर लाल राजपूत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के धान निर्धारित मूल्य से कम रेट पर खरीद जाने वाले व्यापारियों और किसानों से बातचीत की, जहां पर किसानों ने व्यापारियों पर तमाम आरोप लगाए, जिसके बाद बौखलाए गरोठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और मौके पर स्थानीय उप जिला अधिकारी अतुल कुमार को बुलाया और उन्होंने किसानों के धान की खरीद निर्धारित मूल्य से कम खरीदने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। चूंकि सरकार का ये मानना है कि किसान को समर्थन मूल्य से कम रेट नहीं मिलना चाहिए और चूंकि लगातार किसान शिकायतें कर रहे थे कि समर्थन मूल्य से नीचे उनका माल खरीदा जा रहा है, इसलिए आज मंडी पर आए थे और किसानों से ये बात। हरियाणा के फतेहाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे पटाखों के गोदाम खुले हैं, जहां पर लगातार पटाखे बेचे जा रहे हैं। नगर परिषद के पूर्व प्रधान वीरेंद्र नारंग अपने पटाखा गोदाम के बाहर पहरा दे रहे हैं। वहीं गोदाम के अंदर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई दिखाई दी, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पटाखा व्यापारी अपने रसूख के चलते पुलिस की जिप्सी को मौके से 9-11 कर देते हैं। वहीं पौड़ी जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों के साथ मानसिक अपराधों की मीटिंग की, जिसमें आईटी एक्ट के मामले छाए रहे और इस दौरान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब आईटी एक्ट के मामले सामने आने लगे हैं। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन को आईटी एक्ट के मामले को गंभीरता से लेकर इनमें त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा, ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं को रोका जा सके। निर्देशित किया था एंड दूसरे आईटी एक्ट में मुकदमा पहले नहीं लिखते थे, अभी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है एंड उसमें केसेस भी वर्कआउट हुआ है। इसमें हमारा आईओ है, उनको भी अच्छा से एक्सपीरियंस मिल रहा है किस तरीके का साइबर क्राइम में घटनाएं हो रहा है एंड उसमें विवेचना किस तरीके से किया जाएगा। एंड दूसरी हमारे कितना भी निर्देश वगैरह जाते हैं उसमें 100% पालन करने के लिए निर्देश किया, बिकॉज कई बार उन्होंने निर्देश को ठीक से नहीं कहते हैं। राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बोनस दिए जाने के आदेश पर कर्मचारियों ने खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। और इसी कड़ी में उत्तराखंड टिहरी के चंबा ब्लॉक कर्मचारियों ने इसके लिए खुशी जताई और उन्होंने इसे सराहनीय कदम बताया। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि वाकई में सराहनीय कदम है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो बोनस की घोषणा की गई है, हम इससे जो है कर्मचारी जो हैं बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है और हम सरकार का इस निर्णय से। हरियाणा में गुरुग्राम के अशोक विहार फेस ब्लॉक ए में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने का मामला सामने आया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन से कमरे में मृतका का शव बंद पड़ा था और कमरे से स्मेल आने पर मकान मालिक ने कमरा खोला तो युवती का शव जमीन पर पड़ा मिला। अगर पुलिस की माने तो वारदात के बाद से मृतका का पति मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किराएदार रहते थे, नेपाल से थे, नेपाली टाइप के, तो वही काफ़ी टाइम से रह रहे थे। ठीक है, तो हमें 3 दिन बाद कुछ स्मेल से आई थोड़ी सी मकान मालिक को, हम 2 पड़ोसी हैं। 3 दिन बाद स्मेल आई, उसमें पता चला कि कोई यहाँ पर
मर्डर है या मौत हो गई है, या फिर पुलिस महकमे को फ़ोन किया गया। आप मकान मालिक हैं? नहीं, मैं एक पड़ोसी के साथ। अच्छा, पड़ोसी। कितने टाइम से रह रहे थे ये लोग यहाँ पे? ये कह नहीं सकते भाई, हमने तो कभी देखे नहीं। अच्छा, ठीक है, मकान मालिक ही जानते होंगे। नैना नाम की एक लेडी थी जो ब्लॉक ये अशोक विहार में अपने पति के साथ रहती थी किराए के मकान पे। तो ये 3 दिन से ये इसका कमरा बंद था और उसमें से तेज़ गंध आ रही थी। मकान मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने मौके पे जाके देखा तो वहाँ पे एक डिकम्पोज डेड बॉडी एक लेडी की थी। तो उसको पुलिस ने कब्जे में लेके कार्रवाई शुरू की है और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसका जो पति है वो भी अभी मौके से फरार है। तो अभी इसकी जांच की जा रही है कि इसमें किसकी संलिप्तता है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर।